दोस्तों नमस्कार, सर कैलाश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर आ रहे हैं और आज से हमारा बाल विकास का टॉपिक प्रारंभ होता है। हिंदी, पर्यावरण और मैथ से संबंधित टॉपिक पूरे हमने आपको समझा चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। और आज यह प्रश्नोत्तरी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला प्रारंभ होती है और पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर यह है। जब एक बावर्ची भोजन को चख कर देखता है तो यह किसके समान है? आपको इसमें गैस करना है, अंदाज लगाना है कि एक बावर्ची जो है वो भोजन को चख कर देखता है तो यह किसके समान होगा। 1 नंबर अधिगम का मापन, 2 नंबर अधिगम के लिए मापन, 3 नंबर अधिगम के रूप में मापन, 4 नंबर मापन एवं अधिगम। तो दोस्तों इसका सही जवाब है अधिगम के लिए मापन। अब यह क्यों है इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं कि अधिगम के लिए मापन का संबंध मूल्यांकन की रचनात्मक एवं नैदानिक विधियों से होता है। जो निदान करने की विधियां होती है उनसे होता है, रचनात्मक विधि से होता है। भोजन को पकाते हुए चक्कर देखना अधिगम के लिए मापन की तरह है। अधिगम के लिए मापन की तरह होता है क्योंकि भोजन को चख कर वह देख लेता है कि किस क्वालिटी का ये बना हुआ है। तो हम भी मूल्यांकन करते हैं बच्चों का और समझ लेते हैं कि बच्चा तीव्र बुद्धि का है, सामान्य बुद्धि का है या किस स्तर का है। क्वेश्चन नंबर दूसरा हम देखते हैं कि बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास करने का सबसे अच्छा तरीका है। 1 नंबर सुबह की सभा में नैतिक बातों पर भाषण देना, 2 नंबर विद्यार्थियों के लिए एक परिस्थिति सृजित करना और उन्हें निर्णय लेने के लिए कहना, 3 नंबर शिक्षकों और वयस्कों द्वारा नैतिक मूल्यों का उदाहरण पेश करना, 4 नंबर जो है ऑप्शन वह विद्यार्थियों को नैतिक और अनैतिक के बारे में अंतर बताना। क्वेश्चन है कि बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा कि शिक्षकों और वयस्कों द्वारा नैतिक मूल्यों का उदाहरण पेश करना। जो शिक्षक होते हैं और वयस्क होते हैं वो यदि नैतिक मूल्य का उदाहरण पेश करेंगे तो बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास करने का ये सबसे अच्छा तरीका होता है। क्योंकि यदि अधिगम अवलोकन से होता है तो इस अधिगम का प्रभाव उस अधिगम से बेहतर होगा जिससे व्याख्यान के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। यदि हम बोलकर जो नैतिक मूल्य देंगे उससे अधिक यह होगा क्योंकि इसे देखकर बच्चे, अवलोकन करके बच्चे सीख रहे हैं। शिक्षकों और वयस्कों द्वारा नैतिक मूल्य का प्रदर्शन बच्चों को एक अनुशासित व्यक्ति के रूप में विकसित होने के लिए प्रेरित करता है। इससे बच्चे अपने आप स्वयं सीख लेते हैं और अनुशासित होते हैं और प्रेरित होकर स्वयं सीखते हैं। इसलिए यह शिक्षकों और वयस्कों द्वारा नैतिक मूल्यों द्वारा उदाहरण पेश करेंगे तो बच्चों में नैतिक मूल्यों का सबसे अच्छा तरीका है विकास करने का। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वृद्धि और विकास के बारे में गलत कथन की पहचान करें। कौन सा कथन है जो गलत है? पहला, वृद्धि मात्रात्मक बदलावों की ओर संकेत करती है जबकि विकास का संबंध गुणात्मक बदलावों से है। दूसरा नंबर, वृद्धि वातावरण का कार्य है। तीसरा, विकास के बिना वृद्धि संभव नहीं है और वृद्धि के बिना विकास संभव नहीं है। चौथा, वृद्धि आंतरिक और आनुवांशिक कारकों द्वारा नियंत्रित होती है। और सही जवाब आप समझ गए होंगे कि वृद्धि और विकास के बारे में गलत कथन की पहचान करना है। यहाँ पे गलत कथन होगा कि विकास के बिना वृद्धि संभव नहीं है और वृद्धि के बिना विकास संभव नहीं है। यह गलत कथन है क्योंकि विकास उस समय भी संभव है जब कोई भी वृद्धि नहीं होती है। उदाहरण के लिए हम बात करें तो कुछ बच्चे मानक भार या शरीर का आकार प्राप्त नहीं कर पाते परंतु फिर भी उनका सामाजिक, संवेगात्मक या बौद्धिक पक्षों का विकास हो जाता है। आप ये जानते हैं कि बच्चों में ये प्रॉब्लम होती है। इसलिए विकास के बिना वृद्धि संभव नहीं है और वृद्धि के बिना विकास संभव नहीं है। यह कथन गलत है।
आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। खालिस्तान बुद्धि ज्ञान में पूर्व अधिगम और अनुभवों से प्राप्त होता है। क्रिस्टलीकृत से, तरल से, मानव से या सृजनात्मक। तो यहाँ पे सही जवाब है पहला, क्रिस्टलीकृत की बात करेंगे। इसमें बुद्धि ज्ञान में पूर्व अधिगम और अनुभवों से प्राप्त होता है। क्रिस्टलीकृत बुद्धि का संबंध समस्या समाधान के लिए ज्ञान का प्रयोग करने में किया जाता है। यह बात आपको याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 5। विकास की खालिस्तान अवस्था में एक बालक आत्म केंद्रित होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है और इसका जवाब आपको बताना है। पहला शैशव, दूसरा प्रारंभिक बाल्यकाल, तीसरा किशोरावस्था और चौथा वयस्क। तो विकास की जो अवस्था होती है वो शैशव अवस्था में एक बालक आत्म केंद्रित होता है, वह बालक आत्म केंद्रित हो जाता है, क्योंकि शैशवावस्था का संबंध जो है बाल्यकाल की प्रारंभिक अवस्था से है, जहां बालक आत्म केंद्रित दिखाई देता है। इस अवस्था के दौरान जो बालक होता है वह अपने परिवार के सदस्यों को पहचानना और अपने आसपास के वातावरण में रुचि लेना शुरू कर देता है, इसलिए वह आत्म केंद्रित होता है। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करेंगे कि नाचना, लिखना, ड्राइविंग आदि कुछ उदाहरण है। नाचना, लिखना और ड्राइविंग ये कुछ उदाहरण हैं शारीरिक विकास के, गतिक विकास के, सामाजिक विकास के या भावनात्मक विकास के। और इसका सही जवाब है ए, नाचना, लिखना, ड्राइविंग करना एक गतिक विकास के उदाहरण हैं। क्यों है? क्योंकि गतिक विकास अपने शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करने की क्षमता में परिवर्तन को दर्शाता है। अब नाचेंगे, लिखेंगे, ड्राइविंग करेंगे तो इससे हमारी शरीर की क्रियाओं को नियंत्रण करने की क्षमता में परिवर्तन आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। व्यक्तिगत रूप से शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जो विद्यार्थी होते हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होते हैं। क्यों होते हैं इसके विषय में हम बात करेंगे। पहला वृद्धि और विकास के सिद्धांत के कारण, विकास की दर के कारण, तीसरा विकास का क्रम के कारण, चौथा विकास के लिए सामान्य क्षमता के कारण। तो इसका सही जवाब है विकास की दर। दूसरा नंबर सही जवाब है इसका विकास की दर। इसमें हम बात करेंगे कि एक बालक जो है वो विशेष के विकास की दर दूसरे बालक से भिन्न होती है। एक बालक और दूसरे बालक से भिन्न होती है। इस सिद्धांत को व्यक्तिगत भिन्नता कहा जाता है। ये हमारा सिद्धांत है व्यक्तिगत भिन्नता का। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कुछ बच्चे 8 माह में चलना सीख जाते हैं, जबकि कुछ चलने में 8 महीने से ज़्यादा समय लेते हैं। तो इस कारण यह शिक्षार्थी एक दूसरे से व्यक्तिगत भिन्नता के कारण अलग होते हैं, भिन्न होते हैं और विकास की दर के कारण होता है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। खालिस्तान स्तर पर बालक अपनी वास्तविक योग्यताओं को पहचानना शुरू कर देता है और उसकी तुलना दूसरों के कौशलों से भी कम भी करने लगता है। हमने कहा कि जो बालक है खालिस्तान स्तर का बालक है जिसकी अपनी वास्तविक योग्यताओं को पहचानना शुरू कर देता है और उसकी तुलना दूसरों के कौशलों से भी करने लगता है। विद्यालय से पूर्व, प्राथमिक विद्यालय में, माध्यमिक विद्यालय में या मध्य वयस्क अवस्था में, मध्य वयस्क अवस्था में। तो आपको सही जवाब बताना है कि प्राथमिक विद्यालय में बच्चा अपनी वास्तविक योग्यताओं को पहचानना शुरू कर देता है और उसकी तुलना दूसरों के कौशल से भी वहाँ करने लगता है, क्योंकि बालक अपनी वास्तविक योग्यताओं से परिचित हो जाता है और कौशलों को दूसरे से तुलना करके वह फर्क महसूस करने लगता है। वो अवस्था जो है वो प्राथमिक विद्यालय की अवस्था होती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम कि एक बालक की गतिविधियां उसकी वृद्धि के अनुसार खालिस्तान हो जाती, जटिल, आरामदायक, तनाव रहित या दबाव युक्त। तो सही जवाब इसका जटिल। अब जब बच्चे बड़े होते हैं तो उसकी बौद्धिक गतिविधियां स्कूल से पूर्व की गतिविधियों से अधिक स्वतंत्र हो जाती है। वे अपने साथी समूहों के साथ अधिक घुल मिल जाते हैं। अब वो बच्चे जो हैं तो वो घुल मिल जाते हैं और वे तर्क एवं कारणों का पता लगाने के लिए जटिल तरीके से सीख सकते हैं। अब जब उन्हें सीखना रहता है उस चीज़ को तो वो जटिल तरीके से उसको सीख सकते हैं। इसलिए एक बालक की वह गतिविधियाँ उसकी वृद्धि के अनुसार जटिल हो जाती है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में।
अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।